स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबी स्टडी क्लासेस 9335 पर। आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का जो पार्ट तीन जो था उसका हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। दो पार्ट फर्स्ट और सेकंड हमने जो पार्ट फिनिश कर दिए हैं बायोलॉजी के, उसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन को देख लिया है दो पार्ट के अंदर। तो आज का ये पार्ट है जो तीसरा पार्ट होने वाला है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे और जो भी क्वेश्चन इस वीडियो में बनेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बोर्ड के जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और जो भी इस चैप्टर के आगे के क्वेश्चन हैं वो सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। इसीलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और अपनी बायोलॉजी की तैयारी 95 प्लस के टारगेट से करिएगा और आपके 100% 90 प्लस मार्क्स आपके आ जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। इसीलिए आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो स्टूडेंट, आपके लिए एक आवश्यक सूचना, जो स्टूडेंट्स हमसे कमेंट कर रहे थे कि सर हाई स्कूल के वीडियो कब तक आ रहे हैं, तो उनके लिए भी जल्दी वीडियो आ जाएंगे, क्योंकि इस समय हम 12th के वीडियो अच्छे से बना रहे हैं। 12th के स्टूडेंट ज़्यादा हमारे पास हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो को भी हम शुरू करते हैं। ये वीडियो है कि प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग, यानी कि प्रोटोजोन्स द्वारा कौन से रोग होते हैं। इसमें हमने सबसे पहला जो रोग लिया है वो आपका लिया है मलेरिया। देखिए, मलेरिया रोग के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट, जो मलेरिया होता है, मलेरिया या रोग मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से, यानी कि मादा एनाफिलीज जो मच्छर होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है तथा एक इसका परजीवी होता है। कौन इसका जो कारक होता है, कारक तो होता है कौन, प्लाज्मोडियम, लेकिन अगर वाहक कौन होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर इसको लेके जाता है अपने ग्लैंड के अंदर। और इसका संबंध जो है लाइसेसी नोट, आप नोट पॉइंट लिखेंगे कि लासिसी ने बताया कि मलेरिया का संबंध मच्छर से है। ये क्वेश्चन 1 नंबर में आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा कि किसने बताया कि मलेरिया का संबंध मच्छर से है। तो वहाँ पर आपको लासिसी एक साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। अगर यहाँ पर इसके उपचार की बात की जाए, तो इसमें मलेरिया का उपचार हम किससे करते हैं। मलेरिया का उपचार करने के लिए सिनकोना वृक्ष जो होता है उसकी छाल का प्रयोग करते हैं। किसका, या कुनैन का प्रयोग करते हैं। सिनकोना वृक्ष की छाल या कुनैन का प्रयोग किया जाता है मलेरिया के उपचार के लिए। अगर इसके रोकथाम की बात की जाए, देखिए स्टूडेंट, अगर इसकी रोकथाम की बात की जाए तो हमें मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। हमें गैम्बूसिया मछली का तालाबों में प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि गैम्बूसिया एक ऐसी मछली है जो मच्छर के लार्वा को खाती है और आपको अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। वो तो आपको प्रयोग पता ही कौन से रोकथाम करें जिससे मच्छर ना आए। तो आइए नेक्स्ट इसका आगे देख लेते हैं। देखिए जो अगला टॉपिक है अमीबीय पेचिस। ये अमीबीय पेचिस भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है बायोलॉजी के अंदर। ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है कि अमीबीय पेचिस। देखिए अमीबीय पेचिस, ये रोग जो है अमीबीय पेचिस वाला, ये मनुष्य में एंट अमीबा एक हिस्टोलिटिका द्वारा होता है। और ये होता क्या है, आपकी जो बड़ी आंत होती है उसका एक भाग होता है कोलन, सीकम, कोलन, रेक्टम, 3 भाग होते हैं उसके कोलन भाग में। कोलम या उसको कोलन, यहाँ पर लिखा है कोलम, तो इसको आप कोलन कहेंगे। कोलन भाग का परजीवी है और इसकी खोज जो की थी वो लाइमन ने की थी और इसके फ्रेडरिक लॉस ने इसके रोगजनक स्वभाव का पता लगाया था। आइए देखते हैं मनुष्य में ये रोग एंट अमीबा हिस्टोलिटिका किसके द्वारा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा होता है। ये बड़ी आंत के कोलन भाग का परजीवी है, कोलन भाग में रहता है और इसकी खोज लैम्बन ने, किसने खोज की थी कि ये कोलन भाग में रहता है, लैम्बन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने की थी। और इसके रोगजनक स्वभाव का पता फ्रेडरिक लॉस ने लगाया था। यहाँ पर जो भी रेड पेन से लिखा है आप समझिए वहाँ पर हर जगह पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे 100% रेड वाले जगह को आप अच्छे से लर्न करेंगे और अपनी कॉपी में यहाँ पर ब्लैक पेन से लिख के आएंगे। जो आंसर जो आपको बुक कॉपी मिलेगी बोर्ड एग्जाम में, तो वहाँ पर नीचे अंडरलाइन करेंगे, तो कि जो बोर्ड यानी कि एग्जामिनर जो होगा उसकी नज़र आपके मेन पॉइंट पर जाएगी और वो पूरा क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास भी नहीं करेगा। वो समझेगा कि स्टूडेंट को अच्छा आता है, तो इसीलिए उसने हाईलाइट किया है, ठीक है, लगाया था। ये रोग एक रोग कैसे फैलता है, मक्खी द्वारा फैलता है। इसमें क्या होता है, मल के साथ खून भी आने लगता है। जब आप लेट्रिन करते हैं, मल होता है, उसके साथ में क्या आने लगता है, ब्लीडिंग होती है। अगर इसके रोकथाम की बात की जाए, देखिए इसके रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जो खाना खाते हैं उसे क्या करना चाहिए, वस्तुओं को ढककर रखना चाहिए, ठीक है। खाने पीने की जो वस्तुएं उनको ढककर, ताकि उन पर मक्खी ना बैठ पाए। अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। और उपचार, अगर इसका उपचार की बात की जाए कि इसका उपचार कैसे करें, तो रूमेटिन के इंजेक्शन लगवाएं, ठीक है। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है कि बीजाणुओं द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग। देखिए अभी तो हमने प्रोटोजोन वाले देख लिए, अब हम देखेंगे बीजाणु, यानी कि जो बीजाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं रोग, वायरस द्वारा जो रोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उनसे रोग होते हैं, कौन कौन से रोग होते हैं वो देखेंगे। सबसे पहला डेंगू। डेंगू को रीढ़ की हड्डी का बुखार भी कहा जाता है।
स्टूडेंट डेंगू जो है इसे रीढ़ की हड्डी का बुखार भी कहा जाता है। ये होता क्या है, ये देखिए डेंगू वायरस होता है, एक डेंगू वायरस द्वारा या आरएनए विषाणु द्वारा होता है। ये क्या होता है, डेंगू वायरस द्वारा होता है, डेंगू वायरस। और इसका संक्रमण मादा एडीज एजिप्टाई मच्छर के काटने से फैलता है। अगर इसके लक्षण की बात करें तो इसमें एक लक्षण बहुत कॉमन होता है, इसमें आपको सिर दर्द होगा, बुखार होगा, तेज़ी के साथ बुखार आएगा, थकान होगी और जुखाम हो जाएगा और जुखाम होगा स्टूडेंट, और आदि जो रोग हैं वो हो जाएंगे। क्योंकि रोग सभी में देखिए, मलेरिया में भी यही होगा, डेंगू में भी, अमीबी पेचिस में, सब में सिर दर्द होगा, बुखार भी आएगा, थकान भी होगी, ठीक है, क्योंकि लक्षण सभी में लगभग कॉमन होते हैं। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर बात की जाए कि अगर आपके डेंगू हो गया तो इसके लिए क्या परीक्षण करें, तो इसके लिए एलिका टेस्ट होता है, एलिका टेस्ट होता है या पीसीआर, इसका फुल फॉर्म लिखेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसका उपयोग भी किया जाता है। ये दो टेस्ट हैं, ये आपको 100% लर्न करने लेना है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है कि इसका अगर उपचार की बात की जाए तो इसके उपचार के लिए सिरदर्द में आप पैरासीटामोल का उपयोग कर सकते हैं, दिया गया, लेकिन फाइनली प्रयोग नहीं किया जाता है। बहुत कम ये पूछता है कि उपचार कैसे करते हैं, ये नहीं आपसे पूछेगा। आपको अगर आता है तो ये पूरा 4 नंबर में आपको लिखने को आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। अगर यहाँ पर रोकथाम की बात करें, क्योंकि मच्छर द्वारा होता तो मच्छरों को नष्ट करना चाहिए, मच्छरों से बचाव रखना चाहिए मैं, और अपने आसपास साफ सफाई, और हमने पीछे बताया कि तालाब में गैम्बूसिया मछली का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट अगर टॉपिक है चिकनगुनिया, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये इसमें क्योंकि इस जो वीडियो में टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे ना तो आपको अंदाज लग जाएगी कि वो क्वेश्चन कितनी बार आ चुके हैं, ठीक है। चिकनगुनिया के बाद, यानी कि चिकनगुनिया की अगर हम बात करें, ये रोग जो होता है चिकनगुनिया वायरस द्वारा ही होता है। किसके द्वारा होता है, चिकनगुनिया वायरस द्वारा। अगर इसके संक्रमण की बात करें, इसका संक्रमण जो है वो कैसे फैलता है, यानी कि ये जो संक्रमण है, ये रोग मच्छर की 2 प्रजातियों के काटने से फैलता है। ये जो मच्छर की 2 प्रजातियां हैं उनके काटने से फैल जाता है। कौन सी, एक है एडीज एल्बोपिक्टस तथा एडीज एजिप्टाई, ये मादा मच्छर के काटने से फैलता है। देखिए स्टूडेंट, आज तक हमने जो भी पढ़ा है, कोई भी मलेरिया रोग, जो भी रोग पढ़े हैं, अगर मच्छर से होते हैं वो मादा ही मच्छर से क्यों होते हैं, क्योंकि मादा ही मच्छर काटते हैं, नर मच्छर नहीं काटते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए लक्षण की तो इसमें क्या होगा, तेज बुखार होगा, जोड़ों में दर्द रहेगा, किसमें, चिकनगुनिया में। ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसी के लक्षण हैं। अगर इसकी हम रोकथाम की बात करें, देखिए अगर इसके रोकथाम की, क्योंकि एक मच्छर से होता है तो मच्छरों से बचाओ, अपने आसपास साफ सफाई, गैम्बूसिया की मछली का प्रयोग करना चाहिए तालाबों में, ताकि कि इसका मच्छर का जो लार्वा है उसे खा सके। अगर यहाँ पर हम बात करें उपचार की, तो उपचार में आप क्या करेंगे, बुखार के लिए पैरासीटामोल का, और जोड़ों में दर्द के लिए आइबोप्रोपिन का उपयोग करेंगे। आइबोप्रोपिन जो एक टेबलेट होती है, इसका प्रयोग करेंगे। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। देखिए स्टूडेंट, जो मेरा आज का ये वाली टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक है प्रतिरक्षा पे। ये प्रतिरक्षा जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार बोर्ड एग्जाम में इससे किसी ना किसी तरीके से आपको क्वेश्चन 100% मिलेंगे, और ये टॉपिक काफ़ी बड़ा टॉपिक है। अगर आप किसी बुक को खोलेंगे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आज मैं आपको इसको आपके डायरेक्ट भेजे में घुसेड़ कर ही छोड़ूंगा, क्योंकि ये टॉपिक हम आपको सबसे अच्छे तरीके से शॉर्ट में पढ़ाऊंगा, स्मार्ट स्टडी के साथ। देखिए अगर बात करें तो प्रतिरक्षा क्या होती है, जब आपके शरीर पर कोई रोगाणु, विषाणु, वायरस, बैक्टीरिया कोई अटैक करते हैं तो हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज होती हैं उनके खिलाफ बनती हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज बनती है तो उन्हें मारने का प्रयास करती हैं, तो जो बनती है इसे ही प्रतिरक्षा कहते हैं, इसे इंग्लिश के अंदर इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए प्रतिरक्षा की, तो प्रतिरक्षा स्टूडेंट 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है सहज और एक होती है उपार्जित। अगर सहज प्रतिरक्षा क्या होती है, जो आपके शरीर में किसी ना किसी प्रकार से बनती ही है, क्योंकि शरीर के अंदर ही बनती है। और अगर उपार्जित प्रतिरक्षा की बात करें तो उपार्जित प्रतिरक्षा जो आप अर्जित, ऊपर से, देखिए उपा प्लस ऊपर से, और अर्जित मतलब ऊपर से ले लें, और प्रतिरक्षा मतलब इम्यूनिटी, आप जो इम्यूनिटी ऊपर से ले लें उसे कहते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा। देखिए अगर बात की जाए सहज प्रतिरक्षा की, तो सहज प्रतिरक्षा को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, शारीरिक अवरोध, कारकीय अवरोध या आंतरिक अवरोध, इनको बैरियर भी कहते हैं। देखिए अगर शारीरिक अवरोध की बात की जाए
तो हमारे शरीर में अगर देखिए शारीरिक अवरोध को हम प्राथमिक अवरोध भी कह सकते हैं। कौन सा? प्राथमिक अवरोध। अगर इसमें बात की जाए जो आपकी त्वचा, ये बात देखिए, ये मेरी जो स्किन है, स्किन होती है, इसमें क्या होता है, स्किन जो होती है इसमें क्या श्वेत तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिससे क्या होता है कुछ म्यूकस, आपका कोई बैक्टीरिया वायरस जाता है तो अगर स्किन डैमेज है तो चला जाता है, अगर स्किन डैमेज नहीं है तो वहाँ से वो अंदर ग्रो नहीं कर पाता है। इसीलिए स्क्रीन भी है बहुत ही हमारे लिए अच्छा प्रतिरक्षा का काम करती है। ठीक है स्टूडेंट, अगर इसमें हम बात करें कि अगर अन्न की बात करें, स्क्रीन के अलावा, स्किन के अलावा आपकी अगर श्लेष्म कला, तो आहार नाल और जो भी जनन मूत्र वाहन श्वसन मार्ग, आप अपनी नाक में उंगली डाल के देखेंगे तो आपको कुछ चिपचिपा जैसा पदार्थ दिखाई देगा, क्योंकि बायोलॉजी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो उसमें जो म्यूकस होता है वो भी एक अवरोध की तरह है, उसमें बैक्टीरिया वायरस फंस जाते हैं। जब आप धूल में दौड़ रहे होते हैं तो कण फंस जाते हैं, ताकि अंदर वो लंग्स को नुकसान ना पहुंचा सकें। ठीक है स्टूडेंट, अगर और एक बात करें तो नेत्र होता है। जब आपके नेत्र में कभी कभी आंसू आ जाते हैं तो जिसकी वजह से आंसू भी आपको बहुत ही अच्छा, जो भी नेत्र में बैक्टीरिया वायरस जाने से रोक लेते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है कारकीय अवरोध। कारकीय अवरोध भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कारकीय अवरोध की अगर हम बात करें तो इसमें भी त्वचा पर उपस्थित जो श्वेत ग्रंथियां, जो हमारी त्वचा होती है, इसमें जो पसीने की ग्रंथियां होती हैं, वो हमारे कारकीय अवरोध के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करती हैं। हमारी लार में एक एंजाइम पाया जाता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, और आमाशय में हमारे HCl पाया जाता है, जो यहाँ से बैक्टीरिया वायरस बच के जाते हैं वो वहाँ पर भी मार दिए जाते हैं। ठीक है, अगर बात करें आंतरिक अवरोध की, अगर आंतरिक अवरोध का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं इंटरफेरोन। इस टॉपिक को हम एक नए वीडियो में और एक नए स्टूडेंट के नए वीडियो में और एक अच्छा वीडियो बनाएंगे, उसमें हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। उन 3 टॉपिक के अंदर हमारे जो टॉपिक होंगे उसमें हम पढ़ेंगे, आपसे क्या पढ़ेंगे, देखिए उसमें हम पढ़ेंगे एड्स, कैंसर और इंटरफेरोन। ये टॉपिक हम इस पर एक नया, एक स्टूडेंट के लिए, आप लोगों के लिए एक वीडियो अलग से बनाएंगे, क्योंकि ये तीनों जो टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, 4-6 मार्क्स में आने वाले हैं। इसीलिए एड्स और ये तीनों टॉपिक बहुत ही लंबे टॉपिक है, एड्स और कैंसर वाले। और ये तो चलो छोटा टॉपिक है, इसको तो जल्दी ख़त्म कर देंगे, लेकिन ये दोनों टॉपिक बहुत बड़े हैं और इनको आपको अच्छे से समझाना भी है। तो इसीलिए स्टूडेंट हम इसके लिए एक नया वीडियो और एक अन्य वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको हम इन दोनों टॉपिक को अच्छे से समझाएंगे। तीसरा टॉपिक ए भी कवर करेंगे। इसीलिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आइए देख लेते हैं हम इस वीडियो को। देखिए इसमें अगर हम बात करें कि आंतरिक अवरोध की, ठीक है, तो आंतरिक अवरोध में प्राकृतिक जो मारक कोशिकाएं होती हैं, लिम्फोसाइट जो होती हैं, वो मार देती हैं, प्राकृतिक किलर सेल होती हैं। ठीक है, हमारे अंदर। और अगर और होती है कि भच्छी सेल्स, यानी कि जो भच्छी सेल्स होते हैं फाइगोसाइटोसिस, ये मोनोसाइट होती हैं, एम्यूसिनोफिल्स होती हैं, न्यूट्रोफिल्स होती हैं, ये भी मार देते हैं जो भी अंदर जाता है। अब हम बात कर लेते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा की। उपार्जित प्रतिरक्षा 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है सक्रिय और एक होता है निष्क्रिय। देखिए सक्रिय प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा, जो सक्रिय प्रतिरक्षा होती है वो क्या होती है, वो मानव के शरीर के अंदर, जैसे आपको जुकाम हुआ और आपका जुकाम शरीर के अंदर एंटीबॉडीज बनी, उससे ही समाप्त हो गया, तो इसे हम कहते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा, और ये बहुत दिनों तक जीवित रहती है। ठीक है, और अगर बात करें निष्क्रिय प्रतिरक्षा की, तो ये प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा जो है बहुत कम समय तक होती है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा में आप देखते हैं कि आप जो इंजेक्शन लगवा के आते हैं, टीका लगवा के आते हैं, टीकाकरण वैक्सीनेशन, तो कुछ समय बाद, कुछ समय के लिए राह, लेकिन लंबे समय तक नहीं मिलती, उसे हम क्या कहते हैं, निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है, स्तनियों में फुफ्फुर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? स्तनीय जो होते हैं, फुफ्फुर कोशिकाएं जो होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? वो आपके लीवर में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रक्त कोशिकाएं शरीर में गर्ती सेना बनाती है? लिम्फोसाइट। शरीर की जो गर्ती सेना बनाती है वो आपकी लिम्फोसाइट बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थ क्या होते हैं? आप देखिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थ या इन्हें हम ड्रग कहते हैं। देखिए नशीले पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जो हम, जिनका उपयोग लगातार करते रहते हैं, हमारे शरीर का जो हैबिट होती है बन जाती है। देखिए ऐसे रासायनिक पदार्थ जो शरीर के किसी भाग या अंग को के कार्य में बदलाव पैदा कर दे, उन्हें ड्रग कहते हैं। आप जो सामान्य कार्य कर रहे हैं उनमें अगर किसी पदार्थ, रासायनिक पदार्थ का आप सेवन करते हैं और उसमें कुछ बदलाव उत्पन्न हो जाए हमारे शरीर के अंगों में, तो उसे हम क्या कहते हैं? ड्रग या नशीले पदार्थ कहते हैं। जैसे अगर इनका उदाहरण देखें तो आपका तंबाकू हो गया, अल्कोहल हो गया, लेकिन कुछ तो एक सबसे इंपॉर्टेंट है, चिकित्सा द्वारा मरीज के लिखी गई हुई औषधियाँ। कुछ दवाई ऐसी होती हैं जो होती हैं, ठीक है, सिरप वगैरह, उसमें भी कई % अल्कोहल होता है, तो वो भी एक, यानी कि आप बात करें तो नशीले पदार्थ या ड्रग का ही कार्य करती हैं।
सबसे इम्पोर्टेंट चाय और कॉफ़ी। ये तो लगभग सभी इसके आदी हो चुके हैं, चाय कॉफ़ी, चाहे वो स्टूडेंट हो या एवरेज स्टूडेंट हो, सभी इसके लगभग आदी हैं चाय और कॉफ़ी के। अगर आप चाय और कॉफ़ी जिसकी जो हैबिट पड़ चुकी है वो नहीं पीते तो उनके सर में दर्द और उनको बेचैनी जैसी रहती है समस्या। और ETC इनका इस प्रकार के जो आदि हैं। तो स्टूडेंट ये थे 27 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तीसरे पार्ट में 1, 2, 3। अगर आपने 1 और 2 पार्ट नहीं देखे तो हमारे चैनल पे जाके बायोलॉजी पार्ट 1 और बायोलॉजी पार्ट 2 देखिएगा, और नेक्स्ट आपको मिलेगा बायोलॉजी पार्ट 4, और जिसमें पूरी किताब फिनिश हो जाएगी। इसके जो आगे के चैप्टर हैं वो पूरे फिनिश हो जाएंगे। और आप अगर चारों वीडियो देखते हैं तो 90% लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है, आप बोर्ड में आग लगा दोगे। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टूडेंट जय हिंद।